तो ये है उत्तराखंड की जनता का मिजाज, जिसकी तस्वीर अब से कुछ देर बाद साफ होगी। लेकिन मणिपुर पर भी इस बार खास ध्यान है। खास ध्यान इसलिए क्योंकि बीजेपी और खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार मणिपुर को अपने फोकस में रखकर, ध्यान में रखकर चुनाव प्रचार करते दिखे। और दावे, रुझान की बात करें तो इस बार कहीं ना कहीं जो एग्जिट पोल्स आए हैं वो ये संकेत दे रहे हैं कि एक नया इतिहास मणिपुर की जनता लिख सकती है और कहीं ना कहीं बीजेपी यहां पर अपनी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है एग्जिट पोल्स के मुताबिक। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि 2012 में मणिपुर में किस पार्टी को कितनी सीटें और वोट प्रतिशत मिला। ये देखिए और इसके जरिए आप समझिए कि किस तरीके का समीकरण रहा था। दरअसल 2012 चुनावों की बात करें तो तकरीबन कांग्रेस को 42% वोट मिले थे, जबकि AITC को 17% वोट मिले थे। इसके अलावा LJP को 0.6%, जबकि MSCP को 8.4% वोट यहां पर मिले थे। ये है मणिपुर का वोटिंग परसेंटेज, जिसके जरिए आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से जनता ने अपना मत किस पार्टी को दिया। लेकिन पहली बार बीजेपी को एग्जिट पोल में यहां पर सरकार बनाते हुए दिखाया गया है। तो क्या बीजेपी का जो एजेंडा था किसी भी तरीके से नॉर्थ ईस्ट में अपनी पकड़ बनाई जाए, बीजेपी अपनी रणनीति पर सही साबित होगी? आपको बता दें कि यहां विधानसभा की 7 और लोकसभा की 2 सीटें हैं और अभी तक कांग्रेस का ही दबदबा रहा है इस इलाके में। लेकिन क्या बीजेपी एक इतिहास को लिखेगी? क्या मणिपुर की जनता इस बार बीजेपी के साथ कमल पर मुहर बनाती दिखेगी? इसके लिए इंतजार करना होगा कुछ पलों का। तो आज 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आने हैं। जनादेश 2017 का दिन है आज, जहां यूपी पर सबसे ज्यादा ध्यान कि आखिर यूपी में किसकी सरकार बनेगी। इसके अलावा उत्तराखंड, मणिपुर, पंजाब और गोवा पर भी लगातार नजर बनी हुई कि आखिर किसकी सरकार इस बार इन 5 राज्यों में बनेगी। और इम्फाल से जी मीडिया संवाददाता सुमित चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुमित, क्या इस बार मणिपुर एक नया इतिहास रचता दिखेगा? कितनी संभावना इसकी समझी जाए और फिलहाल काउंटिंग को लेकर क्या तैयारी दिख रही है? वैसे यहाँ पहली बार ये संभावनाएं जताई जा रही हैं कि बीजेपी अपनी सरकार बना सकती है। कल हमारी राम माधव जी जो जनरल सेक्रेटरी हैं बीजेपी के, उनसे बात हुई थी। उनका कहना था कि वो पूरी कोशिश करेंगे कि गैर कांग्रेसी पार्टियों को लेकर भी सरकार बनाई जा सके तो बनाएंगे। सो वो पूरा तैयारी करके बैठे हुए हैं और पूरी तैयारी है। अगर मैं बात करूं इम्फाल की, तो पूरे इम्फाल में कल रात से बारिश हो रही है। इसका मतलब ये है किसकी संभावनाओं पे पानी फिरेगा ये कुछ देर में ही पता लग पाएगा। पर कांग्रेस और बीजेपी की अभी तक पूरी टक्कर साथ चल रही है। दोनों कांग्रेस और बीजेपी पार्टी टक्कर दे रहे हैं एक दूसरे को। पर बीजेपी की काफी उम्मीदें हैं बनने की, क्योंकि लोग काफी बीजेपी के हक में हैं। बीजेपी, हम कल काफी अंदर तक गए मणिपुर के और वहां तक बीजेपी का परचम लहरा रहा था। तो इसको पॉसिबल है कि यहां पर बीजेपी की सरकार पहली बार बन पाए। पर यहां पर और रीजनल पार्टीज भी हैं। इरोम शर्मिला की प्रजा पार्टी है, दूसरी पार्टी है नेशनल पीपल्स पार्टी जो यहाँ की रीजनल पार्टी है। तो रीजनल पार्टी भी इंपॉर्टेंट होंगी। पर बीजेपी का मानना यह है कि किसी भी कीमत पर वो अपनी सरकार यहाँ बनाएंगे, चाहे उसके लिए उन्हें गैर कांग्रेसी पार्टियों का सहारा ही क्यों न लेना पड़े। मणिपुर के सियासी समीकरण को समझना चाहूंगी मैं आपसे, क्योंकि अभी तक कांग्रेस की मजबूत पकड़ रही है नॉर्थ ईस्ट पर। लेकिन बीजेपी के एजेंडे को अगर हम समझे, नॉर्थ ईस्ट पर काफी ज्यादा ध्यान दिया गया है। जैसे ही केंद्र में मोदी सरकार बनी, उसके बाद ही लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नॉर्थ ईस्ट जाते रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट के लोगों को बीजेपी से जोड़ने की कोशिश करते रहे हैं। तो कुल मिलाजुलाकर पहले क्या समीकरण थे और कितना बदलाव मणिपुर की जनता के मिजाज में दिखा है इन दिनों? देखिए, पिछली बार बीजेपी बिल्कुल ही यहाँ पे नहीं थी, क्योंकि पहले से ही जो बीजेपी की लीडरशिप थी दिल्ली में वो काफी इस पे जोर नहीं दे रही थी। प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद नॉर्थ ईस्ट बहुत महत्वपूर्ण हो गया था, क्योंकि जब उन्होंने कांग्रेस मुक्त भारत का नारा दिया था तो कांग्रेस जहां जहां से थी उन्हें वहां से उसे मिटाना था। बीजेपी ने अपना खाता खोला असम में, जब पिछले साल सरकार बनी बीजेपी की। उसके बाद अरुणाचल में भी बनी। अगर मणिपुर में भी आ जाती है तो नॉर्थ ईस्ट की 7 मुख्य स्टेट्स में से 3 बड़ी स्टेट्स में बीजेपी आ जाएगी, जो एक बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि बॉर्डर स्टेट भी है मणिपुर और मणिपुर के साथ म्यांमार का बॉर्डर लगता है। कोई भी पॉलिसी जो यहाँ बनती है वो बहुत इंपॉर्टेंट पूरे देश के लिए होती है। इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे इतने महीनों से चल रहा इकोनॉमिक ब्लॉकेड है, जिसकी वजह से यहाँ पे काफी दिक्कतें लोग झेल रहे हैं। लोगों ने जब वोटिंग किया, हमने उनसे पूछा तो उनके दिमाग में सबसे बड़ी जो बात थी, जहन में सबसे
बड़ी जो बात थी वो इकोनॉमिक ब्लॉकेज थी। शायद बीजेपी इसका फायदा उठा पाए, क्योंकि यहाँ की जो राज्य सरकार है वो इकोनॉमिक ब्लॉकेज हटाने में बिल्कुल नाकामयाब रही। बीजेपी ने कहा कि जब वो पावर में आएगी, सत्ता में आएगी, तो वो 24 घंटे के भीतर ही इकोनॉमिक ब्लॉकेज हटा देगी। उसको लेकर लोगों ने काफी उत्साहित हैं और उन्होंने वोट किया है। कुछ घंटों में साफ होगा कि बीजेपी को इसका फायदा मिलता है या नहीं, पर हाँ, बीजेपी की लहर यहाँ पर है, ये काफी साफ तौर पे कहा जा सकता है। बिल्कुल, और इन चुनावों का असर जहां सीधे सीधे आपने भी जिक्र किया इस बात का कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस सोच को दिखाता है जिसके जरिए नॉर्थ ईस्ट पर उन्होंने पकड़ बनाने की कोशिश की, यानी कि बीजेपी के लिए तो एक बड़ी कामयाबी होगी ही, लेकिन कांग्रेस के भविष्य पर कैसा खतरा मंडराता दिख रहा है यहाँ? कांग्रेस के लिए ये आखिरी कह सकते हैं कि राज्य है यहाँ पर जिसको उनको पूरी जान लगा दी है उन्होंने होल्ड करने के लिए। अगर यहाँ से वो चले गए तो शायद वो कांग्रेस मुक्त भारत जो बीजेपी चाहती है वो बहुत जल्दी ही सच हो जाएगा। इसलिए चीफ मिनिस्टर जो यहाँ के हैं इकराम अबूबी सिंह, वो काफी जोर लगाए हुए हैं। हालांकि यहाँ हमारी पार्टियों से बात हुई और उन्होंने कहा कि यहाँ पे कई तरह के गैर कानूनी हथकंडे भी अपनाए गए हैं, कांग्रेस ने अपनाए हैं, बीजेपी ने, अब काफी पार्टियों ने अपनाए हैं, जिससे वो यहाँ पर बने रहें। तो कांग्रेस यहाँ पे बहुत मजबूत रहना चाहती है, क्योंकि यहाँ के अलावा अगर वो कहीं नहीं चले, उत्तराखंड भी उसके हाथ से निकलता दिख रहा है, तो बहुत कम राज्यों में सरकार रहेगी कांग्रेस की। और नॉर्थ ईस्ट में एक राज्य होना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे बाकी आसपास के राज्यों को असर पड़ता है। बिल्कुल असर पड़ता है। आपने जिक्र किया कुछ लोकल पार्टीज का, इरोम शर्मिला का भी आपने जिक्र किया, तो जो लोकल पार्टियां हैं वो कितना असर डालती इस चुनाव में नजर आई है, क्योंकि एग्जिट पोल कुछ ज्यादा असर उनका दिखा नहीं रही है। बिल्कुल, देखिए इरोम शर्मिला जो 16 साल से फास्ट थी, जो भूख हड़ताल पे थी, उन्होंने पिछले साल ये अपनी भूख हड़ताल खत्म की। उसके बाद उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स अपनाए, पर वो ज्यादा सफल होती नहीं दिख रही है। आज सुबह भी बात उनसे जब की गई तो उन्होंने कहा कि अगर वो उनको हार का सामना करना पड़ता है इस बार, तो वो आगे जाकर फिर से चुनाव लड़ेंगी। तो इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं वो मान चुकी हैं कि कहीं उनकी पार्टी इतनी सफलता नहीं, उसकी पार्टी को इतनी सफलता नहीं मिल पाई है। दूसरे तौर पर एक यहाँ पर जो रीजनल दूसरी पार्टी है नेशनल पीपल्स पार्टी, उसका काफी दबदबा लग रहा है, क्योंकि कई पॉकेट्स ऐसे हैं मणिपुर में जहां पर सिर्फ उसी को वोट दिया जाता है। तो क्या पता ये पार्टी अगर हंग असेंबली होती है मणिपुर में तो किसी भी बीजेपी या कांग्रेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। तो रीजनल पार्टीज बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाली हैं। चलिए, तो नजर इन पर भी रहेगी। एक आखिरी और अहम सवाल आपसे सुमित, मुद्दे सबसे अहम होते हैं चुनावों में, तो क्या इस बार बीजेपी का जो फोकस रहा नॉर्थ ईस्ट पर वो काम आता दिखेगा मणिपुर में, या नोट बैन और ऐसे तमाम जो फैसले, सर्जिकल स्ट्राइक जैसे फैसले रहे, उसका कुछ असर दिखेगा? मुद्दों को लेकर बात करें तो कांग्रेस के लिए कौन से माइनस पॉइंट्स वाले मुद्दे हो सकते हैं, और बीजेपी को, जैसा कि एग्जिट पोल बता रहे हैं, बढ़त मिली है, कौन कौन से मुद्दों पर फायदा मिलता दिखेगा? देखिए, दो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए आपने। जो सर्जिकल स्ट्राइक यहाँ वो 2015 में हुआ था, यहाँ पर उसका बिल्कुल भी असर नहीं है, क्योंकि लोगों को बिल्कुल भी लगभग वो ज्ञान नहीं है कि वो क्या सर्जिकल स्ट्राइक था। पर जो दूसरा सर्जिकल स्ट्राइक था नोट बैन वाला, उसका भी यहाँ पे कोई नुकसान नहीं है। जो हम उत्तर भारत में देखते हैं कि नोट बैन से बहुत तकलीफ है, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। लोगों को नोट बैन से बिल्कुल तकलीफ नहीं हुई है, तो वो बिल्कुल अगेंस्ट नहीं गया बीजेपी के। पर जो कांग्रेस के अगेंस्ट जा सकता है वो है सबसे बड़ा मुद्दा इकोनॉमिक ब्लॉकेज का, जो लोग चाहते थे जल्द से जल्द सुलझ जाए, पर कांग्रेस कुछ भी नहीं कर पाई पिछले 4 से 6 महीने में। तो बीजेपी के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट हो सकता है अगर इकोनॉमिक ब्लॉकेज का मुद्दा उसके फेवर में आ जाता है। और बाकी कांग्रेस लोगों ने ये भी कहा है कि कांग्रेस ने यहाँ पे जो विकास कार्य किए हैं उससे वो काफी हद तक संतुष्ट हैं। वो चीज कांग्रेस के फेवर में जा सकती है, बस इकोनॉमिक ब्लॉकेज वो बीजेपी को फेवर दे सकता है और कांग्रेस के अगेंस्ट जा सकता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुमित हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए। तो मणिपुर जो इस बार एग्जिट पोल के जरिए अगर हम बात करें तो बीजेपी के खाते में जाता हुआ दिख रहा है। हालांकि कांग्रेस भी काफी आशान्वित है, और जैसा कि सुमित ने बताया, जोर काफी कांग्रेस ने लगाया है, क्योंकि कांग्रेस जानती है अगर नॉर्थ ईस्ट में बने रहना है, पकड़ रखनी है, तो मणिपुर कितना अहम हो सकता है। बहरहाल, मणिपुर के बाद अब बात कर लेते हैं पंजाब की। 5 राज्यों में कांग्रेस के लिए पंजाब से अच्छी खबर आने की उम्मीद है। एकमात्र ऐसा राज्य जहां से अच्छी खबर आने की उम्मीद इस वक्त तक कांग्रेस को दिख रही है। एग्जिट पोल की माने तो पंजाब में अकाली दल और बीजेपी के गठबंधन की भारी हार होगी। पंजाब में कांग्रेस को आम आदमी पार्टी ही सिर्फ टक्कर देती हुई दिख पा रही है। पंजाब में बादल पर चलेगा झाड़ू। पंजाब के चुनावी मैच में कैप्टन बनेंगे राहुल। सिद्धू का लगेगा चौका या होंगे क्लीन बोल्ड। कैप्टन को जन्मदिन का तोहफा या राजनीति से संन्यास।
कुछ ही देर में तय होगा अगले 5 साल में पंजाब का किंग कौन बनेगा। आज कांग्रेस, अकाली दल, आम आदमी पार्टी के भविष्य का फैसला हो जाएगा। देश की राजनीति में उत्तर प्रदेश का चुनाव सबसे अहम है, लेकिन पंजाब में जीत का टॉनिक ही कांग्रेस का भविष्य बेहतर कर सकता है। पीएम मोदी के आने के बाद हाशिए पर जा चुकी कांग्रेस के लिए पंजाब की जीत संजीवनी साबित होगी। 10 साल से सत्ता में वापसी का इंतजार कर रही कांग्रेस इस बार एक मजबूत दावेदार है।